जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जब हमें दो से ज़्यादा वेक्टर को हमें जोड़ना होता है। उस केस में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, देखिए कोई भी वेक्टर हो या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। तो ये है हमारा कोई वेक्टर। कंपोनेंट जो होता है किसी भी वेक्टर का किसी फिक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा, वो उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी वेक्टर का हमें कंपोनेंट कहेगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में हमको उसका इफेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एनी वेक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। जैसे ए हमारा कोई वेक्टर है, ठीक, और इस वेक्टर का हम किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो वो डायरेक्शन मुझे देना पड़ेगा। सपोज करो कोई बी वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर है और हम चाहते हैं कि वेक्टर ए का बी की ओर क्या इफेक्ट है, तो वो निकालना चाहते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग बी हम निकालना चाहते हैं। तो हम आराम से देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी ए का इफेक्ट बी के अलोंग हमें निकालना है। बी यानी वी का हमें डायरेक्शन का ज़रूरत है, ठीक ना, बी की ओर, यानी बी के जो बी जिधर की ओर है उसी डायरेक्शन में ए का क्या इफेक्ट होगा वो हमें निकालना है, और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, तो आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है और जिसकी ओर निकालना है, जिस डायरेक्शन की ओर निकालना है उससे आपको एंगल दिया हुआ रहेगा। या तो आपको दोनों का प्रॉपर डायग्राम आपको बताया गया होगा, आप बना के एंगल निकाल सकते हैं, और नहीं तो एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि ए का अगर हमें कंपोनेंट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि ए के हेड से सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए का, यानी कंपोनेंट निकालना है लॉन्ग बी। तो हम टेल पहले तो मिलाएंगे ही पहली बार, और फिर क्या करेंगे कि उसके हेड से जिसकी ओर हमें कंपोनेंट निकालना है उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो आया, ये जो पार्ट आया, ये हमारा ए का इफेक्ट है इतना, ठीक ना। तो हम इसको कह सकते हैं, ये पॉइंट अगर ये इतना दूर, और ये पॉइंट अगर हम ओ मान लें, है ना, ये ओ मान लें और ये पी मान लें, तो OP जो हो गया, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, या दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी हम बोल सकते हैं, या कह सकते हैं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब प्रोजेक्शन इसको इस तरह से कह रहे हैं, अगर आप टॉर्च अगर जलाते हैं यहाँ से, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर टू द बी, आप ऐसे, तो इसका जो शैडो बनेगा इतना ही बनेगा, ठीक ना, यही शैडो बनेगा।
तो इसका ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, ये सब एक ही चीज़ हुआ, ठीक ना। इसका इफ़ेक्ट क्या है वो भी एक ही हुआ। तो ज़रूरत क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक ना। किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका ज़रूरत है, वो आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल हम किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफ़ेक्ट है वो निकाल सकते हैं, यानी कंपोनेंट हम उसका निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो कंपोनेंट निकालने के लिए यही हमको लेंथ निकालना है, यानी हम मैग्नीट्यूड पहले निकाल लें बाय द ट्रिगो फंक्शन, है ना। तो OP अगर हमको निकालना हो, है ना, तो OP कहेगा तो पहले हम कर लेंगे cos थीटा हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो गया क्या परपेंडिकुलर, बेस होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया हमारा OP और हाइपोटेनस लेंथ, चूँकि ये वेक्टर है इसका लेंथ हमारा A हो जाएगा, या मॉड ऑफ A लिख सकते हैं। यानी यहाँ से जो हमारा हो गया OP जो मिल गया A cos थीटा, लेंथ भी निकला है हमारा, ठीक ना। A के कंपोनेंट अलोंग B का जो है वो सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड निकला है, या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग B जो है हमारा A cos थीटा आया, मैग्नीट्यूड सिंपली आया। और चूँकि कंपोनेंट इज आल्सो अ वेक्टर बिकॉज वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सो द कंपोनेंट विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी OP भी जो है हमें OP निकालना है, ठीक ना, OP निकालना है। दिस इज आल्सो अ वेक्टर बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकाले, OP हमारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along B, और ये कितना हो गया OP हम बोल सकते हैं या A cos थीटा बोल सकते हैं। ये सिंपली अभी आया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A किसकी ओर along B, A का कंपोनेंट B के along का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हमें चूँकि डायरेक्शन चाहिए इसका, तो देखो OP का डायरेक्शन जिस ओर हमें कंपोनेंट निकालना है उसी के अलॉन्ग है, यानी B के अलॉन्ग है। चूँकि B इज़ वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल के टर्म में हमने बताया था कि इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालिएगा, और वो यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ जानना हो तो वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग B, है ना, और B है तो B, है ना। तो B का अगर हमें डायरेक्शन मानना है, B का हमको डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ B अगर को कहे, डायरेक्शन ऑफ B अगर कहे तो वो हो गया B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B। हम कर सकते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग B एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ B, है ना, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ B इज वेरिएबल, है ना। और वेरिएबल के केस में आपको बताया गया है कि आप उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लें तो वो डायरेक्शन को ही सिर्फ बताएगा। तो अब हम यहाँ से अगर हमें कहे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलॉन्ग B, तो हम कहेंगे ठीक है मैग्नीट्यूड हो गया A cos थीटा, डायरेक्शन चूँकि B के अलॉन्ग है तो B का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। तो B का या हम लिख सकते हैं अलॉन्ग B, ठीक ना, B की ओर ही कह रहा है, तो ये हमारा हो गया। और अलॉन्ग B हमारा जो आया अभी, है ना, A cos थीटा अलॉन्ग B जो है हम कह सकते हैं B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B। क्लियर है।
तो सिंपली हमारा ये आ गया, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट आया है, यानी यहाँ पे ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी हमारा निकल गया। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, हमने ट्रिगो का यूज किया और ये लेंथ हमको निकालना था क्योंकि यही हमारा कंपोनेंट है, यही जो है कंपोनेंट है बी का ए का अलोंग बी, ए का कंपोनेंट अलोंग बी या ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी। ठीक है, तो हम वेरी इजीली ट्रिगो फंक्शन का इस्तेमाल करके ये लेंथ निकाल लिया। लेंथ निकला यानी मैग्नीट्यूड निकला, चूँकि इसका डायरेक्शन बी का ही होगा, जिस और हमें कंपोनेंट लेना होगा उसी और उसका डायरेक्शन होगा, तो हम डायरेक्शन बी का हम देंगे। अगर बी का वैल्यू दिया हुआ रहता तो बी का हम डायरेक्शन सिंपली देते। जैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ रहता, ठीक है, और ये बी रहता और ये बी है और मान के चलो ये 30 डिग्री का कोण है, ठीक ना, और ये ए है और इसका मैग्नीट्यूड मान के चलिए कि 10 न्यूटन है, और बी का जो डायरेक्शन दिया हुआ रहता ड्यू ईस्ट, ठीक ना। अगर वैल्यू ही गिवन रहता तो दिक्कत की बात ही नहीं था। हमें कहता कि कंपोनेंट निकालिए ए का अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो हम कहते हैं ठीक है ए कॉस थीटा और अलोंग बी कहते हैं डायरेक्शन, और ए हमारा 10 न्यूटन है और कॉस 16 हो गया √3/2 और अलोंग बी दिया हुआ है बी का डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, है ना, और ये वैल्यू हो गया 5√3 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो अगर बी का हमको डायरेक्शन दिया हुआ है यानी वो वैल्यू उसका दिया हुआ है तो हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं, और नहीं दिया हुआ है तो हम उसके यूनिट वेक्टर लेंगे और हम उसका डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक ना। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें कंपोनेंट निकालना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, तो हमें उसका एंगल दिया हुआ तो ए कॉस थीटा करेंगे, और जिस ओर हमें कंपोनेंट निकालना है उसका डायरेक्शन उसको हमें जोड़ेंगे और उसका हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट निकल जाएगा। अब सपोज करो कि बी का कहता कंपोनेंट अलोंग ए, तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से अगर कहे कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो वही करते हैं कि बी के पहले तो टेल मिला हुआ होना चाहिए, और फिर हम बी के हेड से ए पे हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता, तो यहाँ डालेंगे नहीं आएगा, ये इसको भी बढ़ाना पड़ेगा समथिंग ऐसे, ठीक है, बाकी एंगल वही रहेगा, है ना। और हम सिंपली अब फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी का भी कहे, हमें कह रहा है बी का, बी कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है, अलोंग ए, तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे बी और ए के साथ एंगल दिया हुआ है, ठीक ना, बी का मैग्नीट्यूड रहेगा और इसके साथ कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक ना। जिसका कंपोनेंट कहेगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जिससे कहेगा उससे एंगल पता होना चाहिए, कॉस थीटा लेंगे, और जिससे कहेगा उसका डायरेक्शन, क्योंकि अलोंग बी कह रहा है तो हम कहेंगे ए कह रहा है तो अलोंग ए, और ए का डायरेक्शन हमको चूँकि ये वेरिएबल में इसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम कहेंगे यूनिट वेक्टर ले लेंगे ए के अलोंग, ये हमारा उसका डायरेक्शन बता दिया, ठीक ना। तो हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आराम से ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सिंपली हमारा जिस वेक्टर का कहेगा उसके साथ कॉस है, उसका मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा ले लें, और कंपोनेंट कहेगा तो आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना ही है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे चूँकि हमें बी वेक्टर के अलोंग कह रहा था, ये कोई डायरेक्शन भी हो सकता है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर की ही ओर हमें कंपोनेंट लेने के लिए बोल सकता है,
ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाता है। जैसे आपको कहेगा कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, और ए का एंगल दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक ना, ए का एंगल दिया हुआ रहेगा ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। तो आप वही फंडा यूज करना है, ठीक ना, और कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। देखिए अगर कह देता है, क्वेश्चन कहता है ऐसा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। तो ऐसा कुछ ईस्ट इधर है, सपोज करो ईस्ट हमारा इस लाइन ईस्ट है, और वेक्टर हमको ऐसा दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये गिवन रहेगा, गिवन नहीं रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। और ये एंगल सपोज करो कि 60 डिग्री दे रखा है, ए जो वेक्टर है ईस्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमको कह रहा है कोई बात नहीं, आराम से इसको हम कहेंगे। तो हमारा जो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ईस्ट वो हो गया, चूँकि ए का कंपोनेंट कह रहा है तो ए होगा, और कॉस थीटा एंगल किसके साथ दिया हो रहेगा, जिसके और कह रहा है उसके साथ एंगल दिया हो रहना चाहिए, यानी कॉस 16, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की ओर कह रहा है, तो हम कहेंगे अलोंग ईस्ट, और ये हमारा हो गया 10 हो गया, और ये 1/2 हो गया अलोंग ईस्ट। तो ये हमारा क्लियर है कि 5 न्यूटन है चूँकि, तो 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट, क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी डायरेक्शन में, हमें सिंपली डायरेक्शन चाहिए, किस ओर कह रहा है, बी की ओर कह रहा है, तो बी का डायरेक्शन ही हमें बताया जा रहा है कि जिस ओर बी है उस ओर ए का क्या इफेक्ट है, ठीक ना, या क्या कंपोनेंट है, या क्या प्रोजेक्शन है, वो हमें निकालना बोल रहा होगा, ठीक है। तो हमें बी का सिंपली डायरेक्शन ही इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का क्या इफेक्ट है, वही कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएंगे, ठीक ना। और ये इफेक्ट हम आगे समझेंगे क्यों हम कंपोनेंट निकालते हैं, जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो और भी क्लियर होगा। और जब दो वेक्टर को हम सम करेंगे तो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हमारे पास होंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से हम 2 से ज़्यादा वेक्टर का सम करते हैं तो कैलकुलेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक ना। तो वो कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, क्लियर है। अब देखिए ये एक हाइपोथेटिकल है, ठीक ना, किसी वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे ये वेक्टर है ए, ठीक, तो ये हाइपोथेटिकल है, बी की ओर कह रहा है, ठीक ना, बी है हमारा, और ए का कंपोनेंट बी की ओर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्शन निकल गया हमारा, और ये जो आया ओ से पी, ये ओ पी कोई रियल में होगा नहीं, समझ गए ना। अगर ये ए कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और इस फोर्स का इफेक्ट हमें बी की ओर निकालना था, तो बस ये हमने इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और ये हमारा जो प्रोजेक्शन निकला, इसको हमने कहा कि ए का इफेक्ट बी की ओर इतना ही होगा, समझ गए ना। मान के चलो ये 10 न्यूटन था और एंगल कुछ था, तो हमारा मान के चलो कि 5 न्यूटन इधर इफेक्ट आया, ठीक ना। तो ये इफेक्ट है, ये रियल में इस साइड में फोर्स लग नहीं रहा होगा, ठीक ना। ये तो हमारा एक्चुअल में हम इस तरह की ओर लग रहा होगा, और इसका इफेक्ट वर्चुअली है, समझ गए ना, हाइपोथेटिकल है, ठीक ना। ये सब जो इफेक्ट निकालेंगे किसी के लॉन्ग, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज हाइपोथेटिकल चीज़, ये रियल नहीं होता है, बस हमें निकालना है और उसका इस्तेमाल मेन होता है, तो हम उसका इस्तेमाल यूज हम जब देखेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए किसी भी वेक्टर का अगर कहे कि कितना कंपोनेंट हो सकता है, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर्स, तो हम कहेंगे
इन्फिनाइट हो सकता है। ए हमारे पास कोई वेक्टर है और इसका कहेगा कंपोनेंट आप इसके अलॉन्ग निकाल सकते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग निकाल सकते हैं। बस हमें एंगल मालूम होना चाहिए और जिस लाइन के अलॉन्ग कह रहे हैं उसका तो डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये इस लाइन की ओर, यही हमारा इफेक्ट आया, ये ओ है और ये पी मान ले तो ओ पी आया। इस लाइन पे अगर कहे तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, है ना, और ये पी डैश हो गया। इस लाइन पे कहे तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और ये पी डबल डैश हो गया और ये हमारा, है ना। फिर इस लाइन पे अगर कहे तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये हमारा पी ट्रिपल डैश मान लें, है ना। तो ये ओ ट्रिपल डैश हमारा, है ना, इस लाइन की ओर यही इफेक्ट हुआ। तो ऐसा लाइन इन्फिनाइट लाइन आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो किसी भी वेक्टर का अगर कहे कि कितना कंपोनेंट हो सकता है तो हम कहेंगे कि इन्फिनाइट कंपोनेंट हो सकता है। क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अगला जो है, किसी वेक्टर का मैक्सिमम इफेक्ट किस लाइन के अलॉन्ग होगा। जैसे ए कोई वेक्टर है, ठीक, तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट या मैक्सिमम कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो अपने ही डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हम जानते हैं कंपोनेंट का अगर मैग्नीट्यूड अगर कहे तो ए कॉस थीटा होता है। अब किधर भी दूसरे डायरेक्शन में लीजिएगा कुछ न कुछ एंगल होगा, ठीक है। और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 0 होता है, यानी अपने ही अलॉन्ग अगर ले ले, है ना, यानी कॉस 0 ले ले तो इसका वैल्यू जो है या इसका जो इफेक्ट है मैक्सिमम होगा। यानी किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम इफेक्ट अपने ही ओर होंगे, ऑब्वियस है, जिधर वो लग रहा होगा उधर ही होंगे। बाकी अगर किसी और डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो समथिंग लेस ही आएगा। 1 डिग्री भी लीजिएगा तो 1 से थोड़ा कम ही आएगा, है ना, तो ए से कुछ कम ही हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम इफेक्ट उसकी ही और अपने ही ओर होंगे। अगर मिनिमम इफेक्ट कहे यानी मिनिमम कंपोनेंट किधर आएगा तो निकाल सकते हैं आप, पॉज करके वीडियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए कोई वेक्टर है और इसका मिनिमम इफेक्ट कहे तो हम जानते हैं कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए कॉस थीटा होता है और एंगल पे डिपेंड करेगा इसका वैल्यू कंपोनेंट का। आप ये इस डायरेक्शन में लीजिएगा तो मान के चलिए 30 डिग्री है, कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, है ना। ए की ओर लिए थे तो देखिए सबसे मैक्सिमम आया था। सपोज करो परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग ले लें, ठीक है, तो प्रोजेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ किए तो कुछ आया, ये आया, है ना। और परपेंडिकुलर लाइन पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहीं पे आएगा। और फॉर्मूला से भी अगर करेंगे ए कॉस 19 तो कॉस 19 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये मिनिमम आएगा। क्लियर है। ये हमारा वैल्यू इसका मिनिमम आएगा कब, व्हेन द कंपोनेंट शुड बी अलोंग परपेंडिकुलर टू द ए, ठीक ना। ए के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलोंग अगर आप कंपोनेंट लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो मिनिमम इफेक्ट आएगा। क्लियर है। तो मैक्सिमम अलोंग इटसेल्फ और मिनिमम परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, है ना। आप परपेंडिकुलर टू वेक्टर के अलोंग अगर आप कोई कंपोनेंट लेते हैं तो 0 आएगा उसका वैल्यू और वो मिनिमम होगा। क्लियर है। ये हो गया। अगला जो है, किसी भी वेक्टर को, ए हमारा कोई वेक्टर है, ठीक ना, ए वेक्टर को उसी के दो जो आपस में परपेंडिकुलर हो कंपोनेंट, ठीक ना, वेक्टर ए के कंपोनेंट से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेक्टर ए को, और वो जो कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक ना।
तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होंगे वो 2 होंगे जिसके द्वारा कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी वेक्टर अपने ही 2 कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ हम वेक्टर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 4 ले ले 5 ले ले तो उससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज करिए कि ये एक इसके अलोंग हम कंपोनेंट ले लेंगे, ये कोई वेक्टर होगा, इसके अलोंग डायरेक्शन है और इसी के इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और हम डायरेक्शन ले लेते हैं और इसके अलोंग हम कंपोनेंट ए का अगर लेंगे, ठीक, ये ए कोई वेक्टर है, इसके अलोंग हमने कंपोनेंट लिया, ये हमारा आ गया, ये ओ है और ये पी मान लो, और इसके अलोंग भी हमने लिया और ये एस मान लो। तो ओ पी और ओ एस से ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो कंपोनेंट है ओ पी और ओ एस किसका है, ए का, ठीक ना, और ये अपना ही कंपोनेंट से ये रिप्रेजेंट होगा। मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होंगे 2 होंगे। देखिए इसको आप पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, हमें बताया गया है कि कोई भी वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ओ एस हमारा यहाँ जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ से देखिए ओ पी एक वेक्टर हो गया, पी एस एक वेक्टर हो गया, ठीक है, ओ एस या पी एस वो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो ये दोनों को अगर आप सम करें हैं, देखिए इसके हेड पे इसका टेल आया तो रिजल्ट जो देगा इसके टेल से इसके हेड तक है भी, यानी ओ एस या ए हम कहें, है ना, ए अगर कहें तो हम कहेंगे ओ पी प्लस पी एस या ओ एस हम कह सकते हैं, ठीक ना, चूँकि पॉइंट हमारा ये पी पे ओ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एस हम कह सकते हैं, या ओ पी भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ओ एस भी कहेगा तो भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हम वो भी हम मान लेते हैं कि हमने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। तो अपने ही 2 वेक्टर से, नहीं तो इसको समथिंग मान लीजिए A1 मान लीजिए और इसको A2 मान लीजिए, ठीक ना, 2 कंपोनेंट है ना, और आराम से निकाल सकते हैं। तो ये A1 प्लस A2 से हम ओरिजिनल वेक्टर को निकाल सकते हैं, ठीक ना। कंपोनेंट हाइपोथेटिकल हुआ, है ना, और ये हाइपोथेटिकल 2 हाइपोथेटिकल कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उससे हम ओरिजिनल वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे 2 वेक्टर किसी वेक्टर का 2 कंपोनेंट दिया हुआ है ना, और वो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक ना। और देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं तो आराम से ये बात को समझ सकते हैं, है ना। तो मिनिमम है जो 2 है, मैक्सिमम तो बहुत सारा ऐसा वेक्टर होगा, ठीक ना। ये ए वेक्टर है, एक इधर कंपोनेंट एक ऐसे करके ये प्लस ये जोड़ेंगे तो ओरिजिनली हमारा 3 से भी निकल सकता है, 4 से भी, 5 से भी, लेकिन मिनिमम कहेगा तो 2, और ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक ना। और मैक्सिमम की हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम का कोई लिमिट है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया कंपोनेंट वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं, है ना। और अगला जो टॉपिक है, अभी कंपोनेंट चलेगा, ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, सॉरी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ठीक ना। रेक्टेंगुलर इसीलिए बोला गया कि ये जो होंगे हम जिस अलोंग निकाल रहे होंगे कंपोनेंट, ठीक ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि एक्सिस के बीच, समझ गए, एक्सिस पड़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस,
और ये एक रेफरेंस फ्रेम के लिए यूज होता है, ओरिजिन ये हो जाता है, और ये जेड एक्सिस हो गया, है ना। हम पढ़े होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे, है ना, एक्स वाई जेड रेफरेंस के लिए यूज होता है। किसी भी पॉइंट का हमें लोकेशन पता करना होता है तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इसका पोजीशन बताते हैं, है ना। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हुआ, ठीक ना। और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के टर्म में अगर हम ले रहे हैं डिस्टेंस, तो इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है ना। और एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है, उसमें हम पोजीशन लेते हैं, किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताते हैं और एंगल बताते हैं। जैसे देखिए ये कोई पोजीशन है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हम इस्तेमाल करें, ठीक ना, एक्स वाई जेड। यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन अगर बताना हो तो आप एक्स से पोजीशन बताते हैं, एक्स से मान के चलो 2 मीटर गए, फिर वाई से 3 मीटर गए, फिर जेड में 4 मीटर गए, तो ये पॉइंट पे पहुंच गए। तो इसका जो पोजीशन बताया जाएगा ऐसे कि एक्स में 2, वाई में जेड, सॉरी वाई में हाँ, और जेड में 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। यानी पहले एक्स में चलिए 2, फिर वाई में चलिए 3, फिर ऊपर यानी जेड में चलिए 4, तो इस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक ना। ये सिस्टम हुआ, और ये 3 डायमेंशनल है, ये नहीं समझना किस में बना हुआ है, हवा में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो एक पोलर होता है ना, पोलर या ओरिजिनल फॉर्म भी उसको हम कहेंगे वेक्टर में, ठीक ना। तो पोलर में हो गया हमारा क्या, वो आगे और भी देखेंगे जब हम रेफरेंस फ्रेम देखेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में जो होता है, ये दूरी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको मालूम होगा कितना, ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस दे दिया, समझ गए। ये पोजीशन, वही वाला पोजीशन की बात करें, ये डिस्टेंस दे दिया, और ये जो लाइन है सभी से एंगल दे देगा, तीनों एक्सिस से। तो यह ओरिजिनल फॉर्म हम कह सकते हैं इस वेक्टर का, या हम कह सकते हैं कि ये पोलर फॉर्म हुआ, ठीक ना। किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए वी कैन यूज आइदर पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। पोलर फॉर्म को हम कहेंगे कि रियल फॉर्म में वो वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक ना। पोलर फॉर्म में जब कोई किसी पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ होगा, या किसी वेक्टर का हमको डायरेक्शन बताया हुआ होगा पोलर फॉर्म में, ठीक है, तो हम कहेंगे उसको कि वो ओरिजिनल फॉर्म में है वेक्टर, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में है। और कार्टेशियन में रहेगा तो हम कहेंगे वो कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक ना, वो हमारा कंपोनेंट फॉर्म में। अभी हम निकालेंगे, तो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेगा, इसका मतलब है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर का जो रियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और उसका कंपोनेंट लेना होगा, समझ गए ना। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में, ठीक है। तो हमें सपोज करिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है। अगर ए कोई एक वेक्टर है और इसका हमें कंपोनेंट लेना है, ये ए कोई वेक्टर है और हमें कहेगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो पहले रेफरेंस सेट करना होगा, है ना। और ये रेफरेंस खुद का होता है सेट, समझ गए ना। क्योंकि ये सिंगल है तो आप एक ही एक्सिस से काम चला सकते हैं, समझ गए। और इसी की ओर अगर आप एक्स एक्सिस मान लिए, है ना, या इसको वाई एक्सिस भी मान सकते हैं, है ना। कोई कहेगा नहीं हम जेड एक्सिस मानेंगे, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस 3, है ना। और जिस ओर वेक्टर है उसी की ओर हमारा अपना ही चॉइस होता है एक्सिस चुनने का, समझ गए। और नहीं तो क्वेश्चन में दिया हो रहेगा तो अलग बात हो गया, नहीं तो एक्सिस हम खुद से चुन सकते हैं। तो व्हेन वी हैव वो सिंगल वेक्टर देन वी कैन यूज ए सिंगल एक्सिस, है ना। और इजीली हम इसको एक कंपोनेंट में आराम से एक किसी एक्सिस के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन हमारे पास नहीं, हम चाहें कि नहीं इसको हम 2 एक्सिस में डील करें, ये एक कोई वेक्टर है ना, इसको हम 2 एक्सिस में डील करना चाहें, 2 कंपोनेंट, तो एक एक्स एक्सिस इधर ले लेंगे और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेंगे, या एक्स एक्सिस ले ले, जेड एक्सिस ले ले, 2 किसी का यूज कर सकते कॉम्बिनेशन में, समझ गए। तो आप चाहें तो ये इसको 2 कंपोनेंट में डील कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ठीक है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा,
है ना, एक एक्स एक्सिस में हो जाएगा और एक वाई एक्सिस में हम ले सकते हैं। कोई कहेगा नहीं और हम कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं हम इसको 3 एक्सिस, तो एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस और ये ऊपर की ओर ऐसे, यानी हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल है जेड एक्सिस, तो इसको 3 एक्सिस में ले सकता है। एक ही वेक्टर है और ये 3 डायमेंशनल फिगर में ये हमारा वेक्टर, ये ए वेक्टर है और इसका 3 कंपोनेंट ले सकते हैं, है ना। तो अगर कहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमको निकालना है तो हम कहेंगे कि किसी वेक्टर का या तो हम सिंगल ही एक्सिस यूज करें तो उसको एक ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। अगर हम 2 डायमेंशनल फिगर यूज करें यानी प्लेन में उसको ले ले तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा और वो 2 कंपोनेंट में टूटेगा, है ना। 2 कंपोनेंट निकल सकता है या 3 कंपोनेंट भी निकल सकता है जब वो 3 डायमेंशनल में हम चीज़ को ले लें। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, तो इस क्वेश्चन को अगर डील करना है कंपोनेंट फॉर्म में तो आपको मजबूरन 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपके पास एक ले लीजिएगा तो ए की ओर ले सकते हैं, बी की ओर तो वह नहीं होगा, है ना। तो एटलीस्ट यू हैव टू चूज 2 एक्सिस, ठीक है। आप 3 इसमें भी कर सकते हैं, समझ गए ना। 2 वेक्टर है तो उसमें आप 3 कर सकते हैं, उसको 3 डायमेंशनल बना के कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में रहेगा तो हमको करना ही पड़ेगा। अब कहीं पे 3 वेक्टर है और तीनों जो है नॉन कोप्लेनर है, कोप्लेनर नहीं है, तो उसमें मजबूरन आपको 3 कंपोनेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी तीनों एक्सिस का हमको इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। क्लियर है। तो एक्सिस का डिसीजन आपको खुद ही तय करना होगा, किस क्वेश्चन में 1 से काम चलेगा, किस क्वेश्चन में 2 से काम चलेगा। तो अगर कहेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो हमारे पास 1 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब 1 होंगे कब 2 होंगे। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। जब एक ही एक्सिस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अकेला वेक्टर है, तो उसमें कैसे होगा। फिर 2 एक्सिस जब होंगे तो दोनों में कैसे हम उसका कंपोनेंट लेते हैं और ओरिजिनल फॉर्म कैसे निकलता है, ठीक है। फिर 3 में देख लेंगे। तो सिंगल वाला में तो इजी है, वेरी इजीली है, इसको इसी में ख़त्म कर देते हैं इसी लेक्चर में। लेकिन जब 2 डायमेंशनल होंगे तो वो थोड़ा लंबा होगा। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एक साथ हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज करो ए कोई वेक्टर है ना, ये ए कोई वेक्टर है, ठीक ना, ये ए है और ये दिया हुआ है कि 5 न्यूटन वैल्यू के साथ दिया हुआ है अलोंग ईस्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको कहेगा कि कंपोनेंट में सिंगल 1 डायमेंशनल 1D में है, 1D का यूज करिए, यानी 1 एक्सिस के टर्म में अगर करें तो इस ओर हम कोई भी एक्सिस ले सकते हैं। सपोज करो हमने एक्स एक्सिस लिया, ठीक ना। तो इसको अगर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है ए को, तो हम ए को कहेंगे कि मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल 0 ही होगा, तो 5 न्यूटन cos 0 अगर करते हैं। और एक्स एक्सिस की अलोंग के हम बताए थे कि आई, या आप अलोंग एक्स एक्सिस लिखें यानी 5 न्यूटन आई, तो सिंपली जो मैग्नीट्यूड होगा वही, और हम एक्स एक्सिस अगर इस डायरेक्शन को मान लिए हैं तो आई हो जाएगा। अगर कोई बाई एक्सिस मानेगा तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर ए को कहेगा तो 5J, अगर कोई जेड एक्सिस मानेगा तो कंपोनेंट जो हो जाएगा, कंपोनेंट फॉर्म में जो होगा ए, वो हो जाएगा 5 न्यूटन के यानी अलोंग जेड एक्सिस, है ना। तो कोई एक ही हम मानेंगे, है ना, एक्स एक्सिस में ही मानेंगे, तो समझ सकते हैं कि ये रियल फॉर्म में हुआ वेक्टर लिखा हुआ है ना, ये रियल फॉर्म में लिखा हुआ है ए 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट। हम उसको चाहते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस बोलें या आई बोलें, आई का मतलब ही हुआ यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस की ओर, यानी ये डायरेक्शन, इसका मतलब ही हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। अगर कोई जेड एक्सिस का ईस्ट की ओर अगर मान लिया है तो वो जे यूज करेगा, अगर कोई जेड एक्सिस मान लिया है तो वो
के यूज करेगा, है ना। तो वो सिंपल है, रियल फॉर्म से कंपोनेंट, कंपोनेंट फॉर्म से रियल। अब ये कंपोनेंट दिया हुआ है ऐसा कुछ और उधर ही हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 5 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1D में है, एक ही एक्सिस हमको यूज करना है और अकेला वेक्टर है बेचारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। या सारा वेक्टर ए लाइन हो, एक ही लाइन में हो, तो हम यूज कर सकते हैं 1 डायमेंशनल एक्सिस, है ना। एक ही एक्सिस हम यूज करके उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 2 डायमेंशन, जब 2 डायमेंशन में हम डील करेंगे तो कैसे कंपोनेंट लेंगे और कैसे रियल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में चलेंगे और कंपोनेंट से रियल फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।